हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ भूगोल की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, यानी जिसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी के नेट जेआरएफ का जो सिलेबस हमारे पास मेंशन है भूगोल का, उसकी जो 10 इकाई है उनके कुछ खास महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर यहाँ हम चर्चा करते हैं। यानी इस सीरीज का मुख्य मकसद क्या है? इस सीरीज का मुख्य मकसद है कि आप नेट जेआरएफ के सिलेबस में मेंशन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन पर यदि प्रश्न फ्रेम किया जाता है एग्जाम में, तो आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं। ठीक है, आप उन प्रश्नों को आसानी से डील कर पाएं, क्योंकि भूगोल के यदि आप कंसेप्ट को समझते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें उन्हें जानते हैं, तो आप जब प्रश्नों को हल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट आपको प्रश्नों को हल करने में थोड़ी सी आसानी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? आज हम जिस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसके फिनोमिना के बारे में यदि आप जानते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में आप जानते हैं, तो यदि कोई प्रश्न फ्रेम किया जाता है इनमें डिफरेंस को लेकर या इनके प्रकारों को लेकर, या हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए सामान्य तौर पर कि निम्नलिखित में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है, इसके विविध रूपों में शामिल नहीं है, तो आप उसे आसानी से बता पाएंगे। यानी आज हम किस पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो आज हम चर्चा करेंगे वर्षा के विविध रूपों के बारे में, वर्षण के विभिन्न रूपों के बारे में, कि आखिर कितने प्रकार से बारिश होती है, कितने प्रकार से वर्षा होती है, जिसे ज्योग्राफी में क्या कहा गया है? वर्षण के विभिन्न रूप या वर्षण के विविध रूप। अब वर्षण के विविध रूपों की यदि हम बात करें, देखिए ध्यान रखिएगा कि जो बारिश है, जो वर्षा है, वह कई तरीके से होती है ना, अलग अलग प्रकारों से होती है। आपने देखा होगा कभी ओला के रूप में गिरती है, कभी नॉर्मल बारिश के रूप में होती है, यानी वर्षा हो रही हो सकता है फुहार के रूप में हो सकता है ओलावृष्टि के रूप में हो सकता है हिमकणों के रूप में हो, तो यह हो सकता है कहीं बादल फट गया हो। तो अलग अलग तरीकों से बारिश होती है और ये सभी एक साथ मिलकर वर्षण के रूप कहलाते हैं। इन्हीं वर्षणों के रूप के आधार पर कि आखिर इनके जो कण हैं, इनमें मौजूद जो वर्षा की बूंदें हैं उनका व्यास कितना है, इसमें मौजूद जो हिम के छोटे छोटे कण हैं इनका व्यास कितना है, इनके आधार पर भी इनके स्वरूपों को डिवाइड किया गया है। तो यदि आपको पता है कि कितने व्यास से लेकर कितने कण किस स्वरूप के अंतर्गत आते हैं और किस प्रकार की इसके अंतर्गत वर्षा होती है, तो इस आधार पर आप बता सकते हैं कि यह कौन सी या किस प्रकार की वर्षा के नाम से इसे जाना जाता है। अब वर्षा क्यों होती है, उससे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यह भी है ना कि आप यह जाने कि बारिश के पीछे की वजहें क्या है। यानी वर्षा किन माध्यमों से होती है? बादल के माध्यम से। लेकिन ये बादल बनते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो हमने बादलों के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि बादल क्या होते हैं, इस पर हमने एक वीडियो तैयार की है, आप चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जाने कि बादल बनते कैसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बादलों की बात आती है, क्लाउड्स की बात आती है, तो क्लाउड्स का एक तरीके से फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन के लिए जो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है उनका नाम क्रमशः ध्यान रखें। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है कि आरोहण होना। क्या होना? आरोहण। किस चीज का आरोहण? वाष्पीकरण का ऊपर की ओर आरोहण होना, या जो गर्म वायु है, जो ऊपर से आपने देखा सूर्य की किरणों से क्या हो रही है? रेडिएशन आ रही है। यह रेडिएशन जो वाटर है हमारे पास, इसे गर्म करता है। जो वार्म वाटर है वह किसके रूप में? जल वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठता है, यानी उसे इवेपोरेशन कहते हैं हम। तो जो वाटर वेपर है, तो यह गर्म होकर वाटर ऊपर की ओर उठती है, उसे ही क्या कहते हैं? वाटर वेपर। या आप इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। हिंदी में इसे कहते हैं वाष्पीकरण। तो ध्यान रखिएगा, यानी यहां पर गर्म हुई वायु, अब यह गर्म वायु, यह जो जल है यह गर्म हो गया, इससे गर्म ऊपर की ओर उठता है, इसे क्या कहते हैं? आरोहण। ऊपर की ओर उठना, इसे हम क्या कहते हैं? आरोहण। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आरोहण, दूसरा इसका वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण के बाद यह देखिए ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि हमने क्या जाना कि ऊपर टेम्परेचर थोड़ा इसकी तुलना में क्या होगा? कम होगा। तो यह जब वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर उठता है, चलो
और ऊपर की ओर जाता है तो यहां पर संघनन की क्रिया होती है। ध्यान रखिए, संघनन, जिसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। ध्यान रखें, यानी आपको 3 स्टेप्स ध्यान रखने हैं, आरोहण, वाष्पीकरण, ठीक है, और संघनन। अब हो सकता है आप पूछे कि शीतलन भी तो होता है। बिल्कुल, जब यह ठंडा हो तो उसे शीतलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या, जैसे ही यह गर्म वाटर या गर्म पानी ऊपर की ओर आता है, यह गर्म जल ऊपर की ओर उठता है, वाष्पीकरण में तब्दील होता है, इसका वाष्पीकरण होता है और यह जल वाष्प में तब्दील होता है। यही जल वाष्प ऊपर की ओर उठता है छोटे छोटे कणों के माध्यम से, क्योंकि ऊपर हमने देखा वातावरण में धूल के कण मौजूद होते हैं। तो यह वाष्पीकृत हुआ जल इन धूल के कणों के चारों ओर क्या होता है, यह जल वाष्प इनके चारों ओर लग जाती है और यही आपस में मिलकर क्या करते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इनके संघनन के माध्यम से क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और इसी क्लाउड के माध्यम से इनकी क्या होगा, वर्षा होगी। इसी क्लाउड के माध्यम से क्या होती है, वर्षा होती है या बारिश होती है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि आखिर क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करते हैं कि यही क्लाउड वर्षा के विभिन्न रूपों के रूप में कैसे नीचे आता है, यानी वेरियस फॉर्म्स ऑफ। अब हम बारिश के बारे में बात करेंगे, यही इंपॉर्टेंट बात है और इसी को हमें समझना है। तो जब भी हम इसके बहुत सारे फॉर्म्स की बात करेंगे या इसके विभिन्न रूपों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि वर्षा विभिन्न रूपों में देखी गई है। जैसे अभी हमने क्या चर्चा की, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, यानी वायु के आरोहण के बाद, उसके शीतलन के बाद, विभिन्न धूल कणों से वाष्पीकरण के आपस में मिलने के बाद क्या हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और यही क्लाउड बाद में वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं। यह जल जो वाष्पीकृत होकर ऊपर गया, यही जल फिर नीचे की ओर वापस गिरता है, विभिन्न रूपों में गिरता है। यानी हो सकता है वह हिमकणों के माध्यम से गिर रहा हो सकता है वह वर्षा के जल के रूप में या द्रवित जल के रूप में नीचे गिर रहा हो। तो ध्यान रखिए, इसके विभिन्न स्वरूप है। अब ये विभिन्न स्वरूपों की यदि हम बात करें कि वर्षा कितने स्वरूपों में होती है, कैसे होती है, तो जब जब यह जो संघनन की प्रक्रिया है, संघनन की प्रक्रिया जिसके बारे में हमने बात की, यदि यह संघनन की प्रक्रिया हिमांक के ऊपर है, ध्यान रखें, हिमांक यानी वह टेम्परेचर जिस पर जो जल है यानी जो द्रव है वह किस में परिवर्तित हो जाए, ध्यान रखिएगा, वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ठीक, या जो द्रव है वह, यानी हम पानी की यदि बात करें तो वह किस में परिवर्तित हो जाए, वह बर्फ में परिवर्तित हो जाए। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हिमांक की बात की जाएगी तो हिमांक में द्रव की बात की जाती है, द्रव किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो इसलिए उसका हिमांक बिंदु माना जाता है। यदि हम संघनन की बात करें, देखिए चूंकि हमने क्या बात की कि वर्षा 2 प्रकार से होती है, द्रवित जल के रूप में भी और हिमकणों के रूप में भी। तो कब ऐसा होता है कि यह वर्षा जल के रूप में भी होती है और हिमकणों के रूप में, तो ध्यान रखिएगा, जब जो संघनन की प्रोसेस है, संघनन की जो प्रक्रिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब संघनन क्या हो, हिमांक के ऊपर हो, जब संघनन हिमांक के ऊपर हो, इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस मानकर चलते हैं, जल के लिए ध्यान रखें। संघनन जब हिमांक के ऊपर हो, हिमांक के ऊपर हो तो क्या होगा, तो वर्षा वर्षण के रूप में होगी। ध्यान रखिएगा, किसके रूप में होगी, वर्षण तरल के रूप में होगी। वर्षण किस रूप में होगी, तरल रूप में होगी। ठीक है, द्रव के रूप में हो रही है। और जब संघनन हिमांक के नीचे हो, हिमांक के नीचे हो तो जो वर्षण है वह हिम के रूप में होगी, वह हिम कणों के रूप में होगी। ये इसकी खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके विभिन्न रूपों के बारे में कि आखिर वर्षा कितने प्रकार की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है वह है वर्षा के रूप में। जब बारिश या वर्षण वर्षा के रूप में हो, रेनफॉल के रूप में हो। ठीक है, रेनफॉल ध्यान रखें, वर्षा या रेनफॉल की हम बात करते हैं तो यह इसके बारे में खास बात ध्यान रखें कि यह वर्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार है।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार है और सबसे विस्तृत होने वाली यह वर्षण की एक स्थिति है। यानी वर्षा के रूप में क्या बात करेंगे आप, ध्यान रखें एक शब्द, एक तो यह सबसे विस्तृत मात्रा में होने वाली है, दूसरा यह और इसका विस्तार भी अधिक है, और दूसरा कि यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वर्षण का। ठीक है, यह क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वर्षण का। और वर्षा क्या है, वर्षण का एक टाइप है, ध्यान रखिएगा। अमूमन हम वर्षा शब्द से ही पूरी बारिश को संबोधित कर देते हैं, लेकिन यह वर्षण का क्या है, एक प्रकार है। नीचे वर्षा या बारिश का एक क्या है, प्रकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वर्षण का एक प्रकार है रेनफॉल, जो कि सबसे विस्तृत होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और यह अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वर्षण में। यदि हम बात करें वर्षा के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि वर्षा के लिए जरूरी क्या है कि हमारे पास जो वायु है, आसपास जो हमारे पास वातावरण है, इस वायु में क्या हो, पर्याप्त आर्द्रता होनी चाहिए, नमी, ध्यान रखें, पर्याप्त आर्द्रता होनी चाहिए, तब वर्षा होगी। बात इंपॉर्टेंट है, यानी जलवाष्प ऊपर की ओर वाष्पीकृत होकर जब पहुंचे, उसी माध्यम से वर्षा होती है। तो वायु में क्या होनी चाहिए, पर्याप्त आर्द्रता होनी चाहिए, और जो संघनन है वह हिमांक से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब संघनन हिमांक से ऊपर होगा तो यह तरल रूप में होगी। यानी संघनन किससे ऊपर होना चाहिए, हिमांक से ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, यह वर्षा तरल रूप में होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात, वायु में पर्याप्त आर्द्रता और संघनन हिमांक से ऊपर हो, जिससे यह जो वर्षा होगी वह कैसी होगी, जल के बूंदों के रूप में होगी, जल की बूंदों के रूप में होगी, बूंदों के रूप में होगी। ठीक है, तो वर्षा क्या होगी, वर्षा जल की बूंदों के रूप में होगी। अब इंपॉर्टेंट बात, चूंकि हमने क्या बात की थी कि जो जल की बूंदें हैं उनके व्यास के आधार पर भी इसका प्रकार डिसाइड होता है। तो वर्षा के बारे में ध्यान रखिएगा कि वर्षा में जल की बूंदों का व्यास 5 mm से 5 मिलीमीटर से क्या होता है, से अधिक होता है, से अधिक होता है, और यही क्या कहलाएगा, वर्षा कहलाएगा, रेनफॉल कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्षा के ही या वर्षण के एक अन्य प्रकार के बारे में, जिसे कहा जाता है फुहार। ध्यान रखें, जिसे हम क्या कहते हैं, फुहार, या आप कहेंगे स्प्रे, फुहार या स्प्रे। अब फुहार को इसके अंतर्गत क्यों शामिल किया है, तो ध्यान रखिएगा, जब हम वर्षा की बात करते हैं, जब वर्षण किस रूप में हो, फुहार के रूप में हो, स्प्रे के रूप में हो, तो इसे फुहार कहते हैं। यानी जब वर्षण किस मात्रा में हो, जल की छोटी छोटी, लगभग, ध्यान रखिएगा, जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में हो, जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में हो, जब वर्षण जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में हो तो इसे फुहार कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि इन बूंदों का व्यास कितना होगा, फुहार के लिए इन बूंदों का व्यास कितना डिसाइड किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 0.5 mm। जब जल की बूंदों की जो व्यास होगा उसका जब 0.5 mm होगा या इससे कम होगा, ध्यान रखें, इससे कम होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, तब इस वर्षण के प्रकार को फुहार कहा जाएगा। तो ध्यान रखें, ये हमने क्या देखा, फुहार यानी स्प्रे, जो कि इंपॉर्टेंट एक प्रकार है किसका, वर्षण का। इसे हमने समझने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट बात और ये, इसी के अंतर्गत ही आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें संघनन की प्रक्रिया क्या होगी, धीरे होगी। संघनन की प्रक्रिया धीरे होती है, तो इसमें छोटे छोटे, इसमें एक और खास बात यह, संघनन की प्रक्रिया धीमी तो होगी, लेकिन जो हिमकणों के माध्यम से बादल बनते हैं उसके उन्हीं से होने वाले फुहार को, या उनसे निकलने वाले छोटे छोटे हिमकणों को क्या कहा जाता है, फुहार कहा जाएगा। और इसका जो व्यास है वह क्या होगा, 0.5 mm होगा। अगला प्रकार है वर्षण का सहिम वर्षा। सहिम वर्षा, अब यह क्या है, सहिम वर्षा क्या है, तो इसके लिए आपको बहुत नॉर्मल सा टर्म याद रखना है कि जब जल की बूंदों के साथ साथ छोटी छोटी बूंदें हिमकणों की भी मौजूद होती हैं वर्षा में, तो इसे हम साहिम यानी हिम के साथ होने वाली वर्षा कहते हैं। यानी जब वर्षा की बूंदों के साथ क्या हो रहा हो, हिम के छोटे छोटे कण भी गिर रहे हो। वर्षा की बूंदों के साथ क्या हो रहा हो, हिम के छोटे छोटे कण हो,
हिम के छोटे छोटे कण भी गिर रहे हों तो इस वर्षा को कहते हैं हिमवर्षा। एक साधारण प्रकार है इसका, इसमें व्यास या सेंटीमीटर के बारे में चर्चा नहीं की गई है। और इसमें खास बात क्या है कि पानी की बूंदों के साथ साथ हिम की छोटी छोटी बूंदें मिश्रित होकर गिरती हैं, तो इसे हम हिमवर्षा कहते हैं। अगला प्रकार है बादल का फटना। बादल फटना या बादल का फटना। अब इसमें क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, जब भी बादल के फटने की बात होती है तो देखिए यह घटना पहली बात तो सर्वाधिक मात्रा में कहां पर देखी जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती है, क्योंकि बादल के फटने की जो स्थितियां मौजूद होती हैं, जो इसके लिए आवश्यक दशाएं होती हैं, वे कहाँ बनती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में बनती हैं। तो बादल के फटने की जो घटना है यह भी वर्षण के एक प्रकार के रूप में आएगी, और यह घटना अमूमन कहाँ देखी जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती है। यानी अचानक आए तूफान के साथ, ध्यान रखें, जब अचानक तूफान भी आ रहा हो और इसके साथ साथ क्या हो, बहुत तेज क्या हो, बिजली कड़क रही हो, तो ध्यान रखिएगा अचानक आए तूफान के साथ क्या हो, भीषण गर्जना। जब भीषण गर्जना हो रही हो तो इस समय क्या होता है, बादल फट जाते हैं। और यह घटना कहाँ होती है, अमूमन पर्वतीय क्षेत्रों में यह घटना देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें तीव्र गति से वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि बादल फट गए तो तीव्र गति से वर्षा नीचे की ओर गिरती है और होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो वर्षा वाले जो ये जलवाष्प युक्त क्या है बादल हैं, ये क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र है मान लीजिए इस तरफ, ठीक। अब ये इसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों से ये हवाएं टकराती हैं और इनका आरोहण हो जाता है, यानी ऊपर की ओर उठती हैं, और इसके माध्यम से यहाँ से टकराने की वजह से जो खूब सारे यहाँ पर बादल बन जाते हैं, और इनके बीच में, इनके भीतर जो जलवाष्प के कण हैं ये क्या होते हैं, तीव्र नीचे गिर जाते हैं, तो इससे तीव्र वर्षा होती है। और इसे ही कौन सी घटना बोलते हैं कि बादल फट गए हैं। और बादल फटने की जो घटनाएं हैं वह सर्वाधिक कहाँ देखी जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती है, या पहाड़ से टकराने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो पानी क्या होता है, एक साथ क्या हो जाता है, बरस जाता है, पानी एक साथ बरस जाता है, तो इसे ही कह देते हैं बादल का फटना। तो आपने क्या पढ़ा, वर्षण के एक अगले प्रकार के रूप में बादल की जो फटने की घटना है वह भी वर्षण के प्रकार के रूप में शामिल की जाती है। अगला प्रकार ध्यान रखिएगा, तड़ित झंझा। यह भी इसका एक प्रकार है, तड़ित झंझा। आप देखिए नाम से ही समझ गए होंगे, तड़ित यानी कहा जहां बिजली के कड़कने, बिजली के चमकने की आवाज आ रही हो, या बिजली की चमकने की जो दशाएं हैं वो बन रही हो उसके आसपास उस क्षेत्र में, और वर्षा भी हो रही हो, तो इसे क्या कहते हैं, तड़ित झंझा। अब तड़ित झंझा के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह तूफानी वर्षा का ही एक प्रकार है, जो हमने अभी पहले पढ़ा। तो तूफानी रूप में जब वर्षा हो रही हो और उसमें बहुत तेज बिजली कड़क रही हो, तो इस प्रकार की वर्षा को या इस प्रकार के वर्षण को क्या कहा जाता है, तड़ित झंझा कहा जाता है। यानी जरूरी क्या है इसके लिए दशाएं, पहले तो बहुत तेज बिजली चमक रही हो, प्लस इसमें बहुत अधिक गर्जना हो रही हो, प्लस इसमें धूल भरी आंधी आ रही हो, बहुत धूल भरी आंधी की स्थितियां बनी हो, और प्लस क्या हो रहा हो, बारिश हो रही हो या वर्षा हो रही हो, अधिक वर्षा हो रही हो। तो जब ये सारी कंडीशन एक साथ मिलती है तो इसे हम तड़ित झंझा कहते हैं। तो ध्यान रखें, जो वर्षा की मात्रा को क्या हो, यहाँ भारी वर्षा की मात्रा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, तड़ित झंझा कहते हैं। अगला प्रकार है बिजली का। ध्यान रखिएगा ये भी वर्षण के प्रकार के रूप में ही आता है, बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, और यह भी एक वर्षण के प्रकार के रूप में शामिल हो जाता है। बिजली का चमकना यानी क्या, देखिए बिजली के चमकने की घटनाएं कब घटित होती हैं, जो बादल मौजूद होते हैं उन बादलों में यदि आवेश उत्पन्न हो जाए। अब बादलों में आवेश कब उत्पन्न होता है, ध्यान रखें, जब वायु से जो वर्षण के कण हैं ये टकराते हैं, तो इनके टकराने की वजह से दो प्रकार के बादल निर्मित होते हैं। एक तो धनावेशित बादल, धनावेशित बादल, और दूसरा है ऋणावेशित बादल, ऋणावेशित बादल।
और जब धनावेशित और ऋणावेशित बादलों की आपस में टकराहट होती है तो इस टकराहट के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है और बहुत तेजी से आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, बिजली का चमकना। तो ध्यान रखिएगा, बादलों के समूह में जहां पर आपने क्या देखा कि धनावेशित बादल है यानी धनात्मक बादल है और ऋणात्मक बादल है। इन बादलों का निर्माण कैसे हुआ, हवा और जल के कणों के घर्षण की वजह से, हवा यानी वायु प्लस जल के कणों के घर्षण की वजह से, कणों के घर्षण की वजह से, और इनके घर्षण के फलस्वरूप क्या होता है, दो प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। और जब धनावेशित और ऋणावेशित बादल आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में या अति उच्च शक्ति की, इसके लिए शब्द ध्यान रखिएगा, अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है और विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एक आपने पढ़ा होगा एनोड होता है, कैथोड होता है, और इन दोनों से ही क्या, जब आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका जब प्रवाह होता है एक स्थान से दूसरी ओर, तब क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और इसमें भी सेम यही होता है, धनावेशित और ऋणावेशित बादलों के आपस में टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है, क्योंकि धनावेशित यानी ध्यान रखें यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है और इलेक्ट्रॉन यहां आ गए हैं, तो जब इनका फ्लो बनने लगेगा तो इससे क्या होगा, बिजली चमकेगी, अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होगी। और इस प्रकार से होने वाली वर्षा को बिजली का चमकना कहा जाता है। यह भी वर्षण का एक प्रकार है। अगला है हिम या स्नो के रूप में हो रही वर्षा। हिम या स्नो के रूप में हो रही वर्षा, यह भी क्या है, यह भी वर्षण का एक प्रकार है। इंपॉर्टेंट बात, हिम या स्नो की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हिम के रूप में, या जब आप देखें हिम के कणों के रूप में वर्षा हो रही हो, यानी जब संघनन की प्रक्रिया हिमांक के नीचे आ गई, यानी जब संघनन की प्रक्रिया क्या हो गई, अब हिमांक के नीचे आ गई, जो हमारे पास हिमांक था उससे क्या हो गई, नीचे आ गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आसपास जल की बूंदें हैं, जो आसपास वाले क्षेत्र में जल की बूंदें हैं, वे छोटे छोटे हिमकणों में परिवर्तित हो जाती हैं और इस प्रकार से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, हिम के रूप में होने वाली वर्षा। अब इंपॉर्टेंट बात की, जो हिम के कण हैं ये कितने छोटे हैं, तो ध्यान रखिएगा, यह कब बनते हैं, जब वायु का टेम्परेचर, जब वायु का तापमान या टेम्परेचर गिर जाता है। कितना गिर जाता है, तो ध्यान रखें, हिमांक के बारे में हमने क्या बात की थी, 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जब कम हो जाएगा, कितना कम होगा, -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाएगा, तब यहां पर हिम रूपी वर्षा होगी या हिमांक रूपी वर्षा होगी। इसे ही हिम वर्षा कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज हिम वर्षा में ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके कणों का आकार कितना है, अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम इसके अगले प्रकार के बारे में बात करेंगे, जैसे हिमगुटिका या आइस पैलेट के रूप में वर्षा हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, यदि हिमगुटिका के रूप में हो रही हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब यह जो हिमगुटिका है, अब इसमें व्यास कितना होगा इन हिम के छोटे छोटे कणों का। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये हिम की छोटी छोटी गुटिका है, या आप कह सकते हैं छोटी छोटे जिनकी आपको छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी हिम की, अब इन छोटी छोटी गोलीय आकृति जो क्या होगी, श्वेत रंग की होगी, सफेद रंग की होगी। इन श्वेत रंग की छोटी छोटी गोली आकृति के रूप में जब वर्षा होती है तो क्या होता है, तो इसे हिमगुटिका के रूप में होने वाली वर्षण कहा जाता है या वर्षा कहा जाता है। अब ये क्या है, एक तो ध्यान रखिएगा, इनका कलर क्या होता है, सफेद होता है। ये प्रकाश के लिए अपारदर्शी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, प्रकाश के लिए क्या होंगे, अपारदर्शी होंगे, और उनकी छोटी छोटी आकृति क्या होगी, छोटी सी गोलीय आकृति होगी। इसमें भी संघनन क्या है, हिमांक के लगभग आसपास माना जाता है। इसका जो व्यास होगा वह 2 mm से 5 mm के बीच होगा, 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच होगा। तो इस प्रकार से होने वाली वर्षा को हिमगुटिका कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज ग्रापेल। ध्यान रखें, ग्रापेल यह भी इसका एक प्रकार है, जिससे आपको कहीं कहीं ग्रेपल भी लिखा हुआ मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो अब इसका यह कौन सा प्रकार है वर्षण का, तो ध्यान रखिएगा, ग्रापेल में जो वर्षा हिमकणों के रूप में नीचे की ओर होगी, जो बूंद होंगे, जो हिमकण होंगे। इंपॉर्टेंट बात, ग्रापेल भी क्या है, एक हिमकणों से होने वाली वर्षा है। ध्यान रखें, हिमकणों
के रूप में होने वाली वर्षा है। अब इन हिमकणों की बात की जाए कि कितने साइज के हैं, तो इनके व्यास की बात करें तो इनका व्यास लगभग 1 mm होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि यह भी श्वेत रंग का होता है और साथ में यह प्रकाश के लिए अपारदर्शी होता है। तो इस प्रकार की वर्षा को क्या कहा जाता है? ग्रापेल के माध्यम से होने वाली वर्षा, या इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेपेल वर्षा। ठीक है, तो इसकी यदि आपको स्पेलिंग कोई पूछे तो ध्यान रखें, स्पेलिंग में आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब अगला प्रकार क्या है। तो अगले प्रकार की यदि हम बात करें तो यह वर्षा का अगला प्रकार है जिसे हम क्या कहते हैं? ओला। और आपने इसके बारे में सुना ही होगा। क्यों? क्योंकि ओला सबसे विनाशकारी और खतरनाक वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। किस लिए? वर्षा या फसलों के लिए, मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए। क्यों? क्योंकि यदि ओला के माध्यम से वर्षा हो रही है तो खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। यदि मनुष्य और जानवर के ऊपर भी तेजी से ओला वर्षण हो तो उनके लिए भी जान को खतरा होता है। इसलिए इसे एक वर्षण के खतरनाक प्रकार और विनाशी प्रकार के रूप में जाना जाता है। ओला की बात करें कि यह क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ओला में क्या होते हैं, जो हमारे पास हिमकण थे, अब उन हिमकणों की आकृति बड़ी हो जाती है, या ये बड़े बड़े हिम के गोलों के रूप में जब वर्षा होती है, तो ध्यान रखें, हिम के गोलों के रूप में जब वर्षा हो तो इसे हम क्या कहते हैं? तो अब इसे हम ओला वृष्टि कहते हैं या ओला वर्षण कहते हैं। अब इसमें जो बर्फ के टुकड़े हैं इनका आकार कितना होता है? तो लगभग 5 mm से ध्यान रखें, 5 mm से इनकी आकृति, इनका जो व्यास है वह 50 mm से भी अधिक होता है। 5 mm से लेकर जो 50 mm है उससे भी क्या होता है? अधिक होता है। तो जब इतने बड़े बड़े आकार के हिम के गोले यदि नीचे की ओर गिरेंगे, हिम के छोटे छोटे ये टुकड़े, अभी छोटे थे अभी बड़े बड़े हो गए, क्योंकि मान लीजिए 50 mm का अगर कोई हिम का टुकड़ा नीचे की ओर गिरता है और इस प्रकार से वर्षण हो रहा है तो ये हानिकारक होता है फसलों के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी, और खतरनाक साथ में विनाशी वर्षण के रूप में इसे जाना जाता है। विनाशी वर्षण के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये सब हमने क्या पढ़ा? वर्षण के एक प्रकारों को पढ़ा। ठीक है, साथ में एक और खास बात ध्यान रखें कि जब जो टेम्परेचर है आसपास हमारे वातावरण का वह क्या हो? वह 0°C से कम हो। ध्यान रखें, जब टेम्परेचर कितना हो आसपास हमारे वातावरण में 0°C से कम हो तो संघनन से क्या होता है? फुहार या हल्की वर्षा होती है। ठीक है, क्या होता है? फुहार के माध्यम से हल्की वर्षा होती है। तो इस प्रकार के जब ये वर्षा या ये फुहार जब नीचे की ओर आता है तो कई बार ये हिमकणों से भी मिल जाती है, कई बार ये वर्षा हिमकणों से मिलती है, और इस प्रकार की वर्षा को क्या कहते हैं? जमती हुई वर्षा, या आप कह सकते हैं कि जमती हुई फुहार। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार के वर्षण के प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो खास तौर पर कि क्या है जमती हुई वर्षा का मतलब क्या हुआ? देखिए, टेम्परेचर क्या है? 0°C है। ठीक, अब वर्षण के रूप में वर्षा की फुहारें तो बाहर की ओर निकली, लेकिन टेम्परेचर इतना कम है कि ये वर्षण की फुहार क्या है? हिमकणों के रूप में परिवर्तित हो गई। जब यह हिमकणों के रूप में परिवर्तित हो गई तो इसे जमती हुई वर्षा के रूप में जाना जाता है, या जमती हुई फुहार के रूप में जाना जाता है। जमती हुई वर्षा या बारिश। ठीक, तो यह भी क्या है? यह भी वर्षण का एक प्रकार है। इस तरीके से हमने क्या जाना कि वर्षण के कितने फॉर्म्स है, यानी यह कितने प्रकार से होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।